बिहार में शराबबंदी के खिलाफ बोलना भी अब गुनाह होगा। अगर आप शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं तो आप भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं। एक लड़की के कमरे में पुलिस वालों के बिना किसी रोक टोक के घुस जाने का बचाव करते हुए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जांच करना गुनाह है क्या? कोई गड़बड़ी करेगा तो पकड़ा ही जाएगा। यानी हम और हम जैसे तमाम लोग देश के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार के तहत अगर नीतीश कुमार के एक तानाशाही फैसले के खिलाफ बोलते हैं या उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा करते हैं तो हमारे कमरे में भी पुलिस बिना बताए घुस जाएगी और जो मर्जी होगी वह करेगी। आज संविधान दिवस पर हम बिहार वासियों के मौलिक अधिकारों के हनन की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शराब बेहद खराब चीज है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक आदर्श समाज और एक आदर्श समाज का व्यक्ति होने के नाते यही कहा जाएगा। लेकिन क्या हमारा समाज आदर्श है? यह अपनी अंतर आत्मा से पूछकर बता दीजिएगा। नीतीश जी की तरह हम जज नहीं करेंगे कि किसको क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ बोलना भी अब गुनाह होगा। अगर आप शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं तो आप पर भी अब जांच बैठ जाएगी। आप भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं। एक लड़की के कमरे में पुलिस वालों के बिना किसी रोक टोक के घुस जाने का बचाव करते हुए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जांच करना गुनाह है क्या? कोई गड़बड़ी करेगा तो पकड़ा ही जाएगा। आपके सामने इतिहास में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा लगाया गया शराबबंदी याद है। तस्करी और अपराध किस कदर बढ़ा था और उसी के चलते इस कानून को हटाना पड़ा था। और एक बार फिर से वही हो रहा है। बिहार में माफिया फल फूल रहा है, सरकार उसको सह दे रही है। आम आदमी आज भी जहरीली शराब पीकर मर रहा है, महंगी शराब पीकर उसका जेब लूट रहा है। लेकिन एक सनकी तानाशाह को अपनी मर्जी करने में मजा आ रहा है। यही बिहार और बिहार की शराबबंदी की असली सच्चाई है। कभी जहरीली शराब से 50 लोगों की मौत तो कभी तमाम दुर्घटनाएं जो महज शराबबंदी के दौरान शराब पीने के लिए हुई हैं। आज नीतीश कुमार जी शपथ दिलवा रहे हैं कि हर कोई शराब ना पिए और लोगों को भी जागरूक करें कि वह शराब ना पिए। नीतीश जी शपथ तो आपने भी आज से 15 साल 16 साल पहले ली होगी कि हम बिहार की जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन पसरी हुई अर्थव्यवस्था, सड़कों पर बेरोजगार लोग, गरीबी के मारे परेशान परिवार, क्या यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं थे? या फिर आपको भी दोबारा से शपथ दिलवाने की आवश्यकता है? नहीं, दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। बात है वह चीजें आपको याद दिलाने की जिन चीजों के लिए आपको भारत के संविधान ने बिहार का मुख्यमंत्री चुना था। तमाम वो चीजें पीछे छूट गई हैं। शराबबंदी पहले नीतीश कुमार का एक फैसला था, आज वह नीतीश कुमार का घमंड बन गया है जिससे नहीं टूटने देना चाहते हैं। आज शराबबंदी जनहित में लिया गया कोई फैसला नहीं है, बल्कि एक नेता का अपने राजनीतिक जीवन के भविष्य को देखते हुए गले में फंसी हुई एक हड्डी बन गई है। आज नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट खड़ा है। अगर वह फैसला वापस लेते हैं तो उन्हें हिसाब देना होगा कि 6 साल में क्यों बिहार का 10,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान करवाया। तमाम लोगों की मौत जहरीली शराब पीकर हुई क्योंकि उन्हें ओरिजिनल शराब नहीं मिल रही थी। माफिया फले फूले और उसके जिम्मेवार सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। आज नीतीश कुमार उसी जिम्मेदारी को लेने से डर रहे हैं और क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं और संविधान के तथा कथित दायरे में रह करके चीजों को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह पहला शपथ कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी पुलिसकर्मी बिहार में 3 बार 5 अप्रैल 2016, 26 नवंबर 2018 और 24 जून 2019 को शराब नहीं पीने की शपथ ले चुके हैं। 2016 में शराबबंदी के बाद स्कूल के बच्चों से अपने माता पिता और गार्जियन के द्वारा शराब नहीं पीने का शपथ पत्र तक जमा करवाया गया है। लेकिन क्या हुआ उस शपथ पत्र से? क्या इस चीज का हिसाब नीतीश कुमार दे सकेंगे? आज एक बार फिर से पब्लिसिटी स्टंट करना और अपने एक फेलियर के लिए एक बड़े वर्ग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज वह 50,000 लोगों से शपथ दिलवा देंगे, कल कोई संख्या और बढ़ा देंगे और पूरी भीड़ को जिम्मेदार ठहरा देंगे कि आप सब ने अपने शपथ का ढंग से पालन नहीं किया, इसीलिए शराबबंदी विफल रही। चंद रोज पहले हमने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को देखा, जिस तरह से सरकार 1.5 साल तक जिनको आतंकवादी, एजेंडावादी और ना जाने कितने संबोधन देती रही, उन्हीं लोगों से देश का प्रधानमंत्री आकर माफी मांगता है और ससम्मान उस कानून को वापस लेने की बात करता है
संभवतः नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार से कमजोर रही हो, इसीलिए 2012-13 में इनको पीएम मटेरियल कहा, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी से ज्यादा जिद्दी थे। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अधिक थी और संभवतः नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों को यकीन दिला दिया था कि सत्ताधारी होने के लिए महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब बढ़ चलते हैं इन शॉर्ट्स की तरफ। आज मुंबई के 26/11 हमले की 13वीं बरसी है। भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े हुए आतंकी हमलों में से एक था। 26 नवंबर की रात मुंबई के गिरगाम चौपाटी में पुलिस को नाकाबंदी का आदेश मिला और तकरीबन 12:30 बजे उन्हें एक संदिग्ध कार नजर आई। जैसे ही पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़े, गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगी। पुलिस और आतंकियों के बीच फायरिंग होने लगी और इसमें गाड़ी के ड्राइवर, जो कि आतंकवादी इस्माइल खान था, उसकी मौत हो गई और दूसरा आतंकवादी अजमल कसाब AK-47 लेकर निकला और जैसे ही कसाब ने ट्रिगर दबाया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने उसकी बंदूक का बैरल पकड़ लिया और लगातार गोलियां AK-47 से निकलती रही। लेकिन ओम्बले ने आतंकवादी को नहीं छोड़ा। बाकी पुलिस वाले आए, कसाब पर लाठी डंडों से हमला किया और कसाब को पकड़ा गया। लेकिन तब तक ओम्बले शहीद हो चुके थे और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लुहुलुहान हो चुकी थी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। जापानी वैज्ञानिकों ने कॉटन से भी ज्यादा ठंडा सिल्क बनाया है, जो कि गर्मियों में तकरीबन 12.5 डिग्री तापमान को नीचे कर देगा। यानी यह कपड़ा आपके गर्मियों के दौरान राहत देगा। आपको बता दें कि पूरी दुनिया की बिजली में 15% बिजली का इस्तेमाल इंसान खुद को ठंडा रखने के लिए करता है। ऐसा कपड़ा बाजार में आने से संभवतः बिजली की खपत कम होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी इस कपड़े को चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है। अब तीसरी खबर में आ जाते हैं। आज किसान आंदोलन को आधिकारिक रूप से 1 साल पूरा हो गया और सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन किसान अभी भी हटने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार MSP पर कानून बनाए, साथ ही साथ जो उनकी मांगे हैं, जैसा वह कानून चाहते हैं, उसके लिए वैसा कानून सरकार जब तक नहीं बनाएगी तब तक किसान नहीं हटेंगे। आज उसी को लेकर के टिकरी बॉर्डर के पास सेक्टर 13 में किसानों की महापंचायत हो रही है। इसमें किसान नेता जोगिंदर सिंह भी आए हुए हैं। अब आते हैं चौथी खबर पर। आगरा के एक RTI एक्टिविस्ट नरेश पारस में उत्तर प्रदेश पुलिस के राज्य क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सूचना अधिकारी से RTI के तहत यह जानकारी मांगी थी कि उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे गायब हो रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है वह चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश में हर दिन 3 बेटियां गायब हो रही हैं। 2020 के में एक साल में यूपी के 50 जिलों में 12 से 18 साल की उम्र के कुल 1763 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें 1166 लड़कियां हैं और इनमें से तकरीबन 1100 लड़कियों की उम्र 12 से 18 साल के बीच है। कुल लापता लड़कियों में से 966 लड़कियों को बरामद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 200 लड़कियां और 102 लड़के लापता हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हर रोज 3 बेटियां लापता हो रही हैं। अब आ जाते हैं आज के कानून के हिस्से में। आज के कानून में कोई अदालती फैसला नहीं है, आज कानून खुद है। आज कानून की किताब का जन्मदिन है। हम सभी संविधान लंबियों को संविधान के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कुछ कमाल की बातें जान लेते हैं अपने संविधान के बारे में। सबसे पहला है कि मूल रूप से भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा गया था। दूसरा है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं। चौथा है कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी हाथ से लिखी गई यानी हैंड रिटेन है। भारत के संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने इटैलिक स्टाइल राइटिंग में लिखा है। पांचवा है कि भारतीय संविधान का हर पेज शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुसज्जित किया गया है। छठा है कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी भारत के संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में बेहद सुरक्षा के साथ अनुकूल वातावरण में रखी गई है। सातवां है कि अंतिम रूप मिलने से पहले भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट में करीब 2000 संशोधन किए गए थे। आठवां है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, यानी कि भारत के मूल संविधान में इन शब्दों का कोई भी जिक्र नहीं था। नौवां है कि भारतीय संविधान में 25 भागों में कुल 470 अनुच्छेद 12 शेड्यूल्स हैं।
10वां है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वह राज्यपाल को ज्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने के पक्षधर थे। इस पर हो रही बहस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक कह दिया था कि मैं इस संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, मैं ऐसा चाहता नहीं। 12वां है कि भारत के संविधान को बैग ऑफ बोर्विंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत संघ, आयरलैंड समेत अन्य कई देशों से संविधानों से प्रेरित है, मतलब कि वहां के संविधानों से लिया गया है। 13वां है कि भारतीय संविधान सभा में कुल 284 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। 14वां है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, दोनों वी द पीपुल से शुरू होती है। 15वां है कि भारत की संविधान की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में होती है। 1950 से अब तक इसमें 105 संशोधन किए गए हैं। अब आते हैं आपकी नसीहत वाले हिस्से में। आज की नसीहत गांधी जी की ओर से है। गांधी जी कहते हैं कि स्वराज्य का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयत्न करना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज्य हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के नियमन के लिए सरकार का मुंह ताकना शुरू कर दे, तो वह स्वराज्य सरकार किसी काम की नहीं होगी। आज के जनता शो में बस इतना ही। वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।